Patanjali. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉक नॉक विद अंजलि। आज की कहानी मैं लेकर आई हूँ मुरादाबाद शहर से। ये कहानी है अरशद की। अरशद एक हैप्पी गो लकी फन लविंग लड़का हुआ करता था। अरशद का एक छोटा सा बिजनेस था मुरादाबाद में, जिससे उसका घर चलता था। उसके बिजनेस में उसके पापा भी उसको सुपरवाइज करते थे और उनका एक बहुत छोटा सा परिवार था। उनकी फैमिली में उनकी मम्मी पापा, एक बहन थी जो मैरिड थी, उनकी बहन दुबई में सेटल थी और यहाँ पे उनका सिर्फ मम्मी पापा और अरशद ही रहा करते थे। अब अरशद काफी अच्छे थे अपने काम में और यंग थे। ही वॉज अराउंड 26-27 ईयर्स ओल्ड। अब फैमिली में डिस्कशन होने लगता है कि अरशद की शादी करनी है, किससे करें, क्या करें। लड़की देखना चालू करते हैं लोग। अब धीरे धीरे पता लगता है कि अरशद की तो एक गर्लफ्रेंड है। अरशद स्कूल टाइम से ही एक लड़की को डेट करते हुए आए थे। तो अरशद जब फैमिली में रिश्ते की बात चलती है तो बता देते हैं कि ये लड़की मुझे पसंद है और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की भी सेम कम्युनिटी की थी तो कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। और मम्मी पापा, अरशद के मम्मी पापा लड़की के घर गए। लड़की का नाम फरहा था। काफी अच्छी सुंदर लड़की थी और अरशद भी देखने में काफी गुड लुकिंग था। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। मम्मी पापा भी रिश्ते से बहुत खुश थे, सब बहुत खुश थे फैमिली में। अब उनका निकाह पढ़ दिया जाता है। वो लोग दोनों, अरशद और फराह की शादी कर दी जाती है। दोनों बहुत हैप्पी कपल की तरह साथ रह रहे होते हैं। जैसे जैसे घर पे काम बढ़ने लगा, फैमिली को रियलाइज हुआ कि उन्हें अब एक हाउस हेल्प की जरूरत है, क्योंकि जो अरशद की वाइफ थी फरहा, वो इतना ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। घर के काम उन्हें इतने नहीं आते थे। तो फैमिली ने डिसाइड किया कि कुकिंग जो है वो अरशद की मम्मी और अरशद की वाइफ यानी कि फराह मिलकर के संभाल लेंगे और बाकी कामों के लिए उन्हें एक हेल्प की जरूरत है। अब जब आप किसी हेल्प को एम्प्लॉय करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो भी लड़का या लड़की को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, उसकी सोशल इमेज अच्छी हो, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए, मतलब कि वो कभी जेल वेल गया हो या कुछ भी, वो अच्छी मेंटालिटी का हो, हाइजीनिक हो, मतलब साफ सफाई से काम करे। तो इतनी ही सब चीजें आप देखते हैं। यही सब चीजें देखते हुए वो लोग घर पे लेकर आते हैं एक लड़की को जिसका नाम था प्रिया। अब प्रिया काफी मेहनत से काम करने वाली लड़की थी। पूरा घर आते ही संभाल लेती है और अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखती है, घर में सबकी इज्जत करती होती है और सभी उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। अब घर में जैसे जैसे टाइम बीतता है, फरहा प्रेग्नेंट हो जाती है। फरहा सबको गुड न्यूज देती है। घर में फैमिली में बहुत खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब जब से फरहा प्रेग्नेंट हुई होती है, प्रिया का काम और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फरहा ज्यादातर रेस्ट करती है और प्रिया कुकिंग में भी हाथ बटाने लगती है। खाना भी मोस्टली वही बनाती होती है, क्योंकि जो अरशद की मदर थी वो थोड़ा सा बीमार रहती होती हैं और फरहा प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब प्रिया पे डबल काम आ जाता है। वो घर की साफ सफाई, घर संभालना, खाना बनाना, ये सारे काम अकेले करने लगती है। घर में सभी लोग काफी इम्प्रेस रहते हैं प्रिया से, क्योंकि प्रिया काफी सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, सारा काम अकेले मैनेज कर रही होती हैं। धीरे धीरे अरशद नोटिस करता है कि प्रिया जब भी झाड़ू मारती होती है और जब भी झाड़ू मार रही होती है तो जब भी वो कचरा हमेशा ऐसे से सेपरेट करके रखती होती है। तो अरशद से क्वेश्चन भी करता है कि आप ये कचरा सेपरेट करके क्यों रखते हो, कि मतलब कागज अलग कर दिए, बाल है तो वो अलग कर दिए, मिट्टी को अलग कर दिया, सबको अलग अलग फेंकने की आदत थी प्रिया की। तो अरशद ये क्वेश्चन करता है तो बहुत हंस के प्रिया जवाब देती हैं कि नहीं, बालों को ना कचरे के साथ नहीं फेंकते, इससे बाल झड़ते हैं। तो इससे अरशद हंसने लगता है। वो बहुत फनीली इस बात को लेता है कि अरे ये तो बड़ी दकियानूसी बातें हैं कि बाल झड़ने लगते हैं, उसको बाल को कहीं अलग फेंको या मिट्टी को अलग फेंको या कागज को अलग फेंको। तो वो इसको एक यूजुअल प्रैक्टिस समझता होता है। तो अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे फराह की प्रेगनेंसी प्रोसीड होती है, फराह का वेट बहुत पुट ऑन हो जाता है, वो अपने नेल्स नहीं कर पाती है अपने पैरों के। तो इस सब चीजों में जो प्रिया है वो फराह को हेल्प करती होती है। वो उसके नेल्स कट करती होती है और उसको नहाने में और बाल धोने में जो भी दिक्कतें आती होती है, प्रिया ही फराह का ध्यान रखती होती है इन सब चीजों में। और फराह को खिलाना पिलाना, क्या खिलाना है क्या पिलाना है, वो सब भी प्रिया की जिम्मेदारी होती है। और बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है
कि जब प्रिया फराह से डिस्कस करती है और बोलती है कि दीदी आप लोगों के ना जितने भी कोई पुराने कपड़े हो या भैया के हो या पापा जी मम्मी जी के हो, जिनके भी कोई पुराने कपड़े हो आप लोग नहीं पहनते हो तो आप मुझे दे देना। जिससे फराह सोचती है कि हाँ कुछ पुराने कपड़े तो सभी के घरों में होते हैं, रखे होते हैं, तो उन कपड़ों को फेंकने के बजाय अगर वो कोई रीयूज कर सकता हो या आप उन कपड़ों से बोर हो गए हो तो आप आगे, जैसे फराह के बहुत सारे ऐसे सूट थे जो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे और फराह ने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था जिसकी वजह से वो सूट उसे फिट नहीं आ रहे थे। वो सारे कपड़े, सूट और अपने इन लॉज के भी कुछ कपड़े वो प्रिया को दे देती है। प्रिया खुशी खुशी उन कपड़ों को लेके घर चली जाती है क्योंकि सबको यही लगता है कि प्रिया के कपड़े वो काम आएंगे प्रिया को, अब वो अपने घर पे किसी को भी दे पाएगी। कपड़े जब प्रिया को दिए जाते हैं तो अरशद के कोई भी ऐसे कपड़े नहीं होते हैं जो प्रिया लेके जाती है, क्योंकि अरशद यूजुअली अपने सारे कपड़े अपने गाड़ी साफ करने वाले भैया को देते होते हैं, तो उसके पास ऐसा कुछ भी लेफ्ट ओवर क्लोथ नहीं होता है, कोई बचे हुए कपड़े नहीं होते हैं जो प्रिया घर लेकर के जाती है। अब जैसे जैसे फराह की प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है, 9th मंथ आता है। 9th मंथ में प्रिया को एक बहुत ही प्यारे बेटे का बर्थ होता है, एक बहुत ही प्यारे बेटे को वो जन्म देती हैं और सब लोग फैमिली में बहुत खुश होते हैं। हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, हॉस्पिटल में भी प्रिया फराह के साथ होती हैं, उनका ध्यान रख रही होती हैं। कभी फराह के साथ सिर्फ प्रिया भी होती है और कभी उसकी सास और प्रिया होते हैं और कभी उसका हस्बैंड और प्रिया भी वहां पे होते हैं। आफ्टर डिलीवरी फराह की हालत में कोई सुधार नहीं होता है, उसको सीवियर ब्लीडिंग हो रही होती है और 7 दिन 8 दिन 9 दिन आते आते फराह की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फराह हम सबको छोड़ के चली जाती है। अरशद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, सुध-बुध खो बैठता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे जिएगा। और जैसे तैसे वो खुद को संभालता है, अपने बच्चे की तरफ देखता है। उसके पास जीने की एक छोटी सी होप होती है, उसका नन्हा सा बच्चा जिसके लिए वो ये लाइफ जीना चाहता होता है। अब जैसे तैसे वो लाइफ में आगे बढ़ता है, फिर से अपना काम शुरू करता है, दुकान पे आना जाना शुरू करता है। फराह जा चुकी होती है लेकिन फिर भी उसके पास फराह की एक आखिरी निशानी होती है जिसके सहारे वो अपनी लाइफ आगे बिता सकता था। अब एज यूजुअल प्रिया उस घर में रहती थी, प्रिया सारा काम संभाले हुई थी, फराह नहीं थी, तब भी प्रिया घर का पूरा ध्यान रख रही थी, खाना बना रही थी, साफ सफाई कर रही थी। और जो अरशद की मदर थी, अरशद की मदर घर में बच्चों का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे अरशद ने भी दुकान में जाना शुरू कर दिया था, दुकान जाता था और अपने काम पे वापस आने लग गया था। अब उसे समझ में आ गया था कि अब उसे कम से कम अपने बच्चे को बड़ा करना है, उसको एक अच्छी जिंदगी देनी है। तो एक दिन की बात थी, अरशद अपनी दुकान पे गया हुआ था और अरशद को एक कॉल आता है। कॉल होता है अरशद की मदर का। अरशद की मदर उससे बहुत इमरजेंसी में घर बुला रही होती हैं और कह रही होती हैं कि तुम जल्दी से घर आ जाओ और बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। अरशद भागा भागा कर जाता है और देखता है कि बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। वहीं पर प्रिया और अरशद के फादर भी खड़े होते हैं और बच्चा बहुत जोरों से सांस ले रहा है, उसके सांस लेने की आवाज आ रही होती है, वीजिंग हो रही होती है बच्चे को बहुत ज्यादा। फटाफट से पूरी फैमिली बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर फटाफट उसका इलाज शुरू करता है, चेकअप करता है उसका। अब बच्चे को 7 दिन तक वेंटिलेटर में रखा जाता है, बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसके लंग्स में सीवियर इन्फेक्शन है और जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता, इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता, हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जाता है, 7 दिन तक वो रिकवर करने लगता है। 7वें दिन बच्चे को डिस्चार्ज किया जाता है। अरशद की मदर, अरशद के फादर और प्रिया उसको लेकर के घर आ जाते हैं। एज यूजुअल प्रिया सबको लंच करवाती है और काफी थके हारे होने के कारण सबको नींद आ जाती है। अब 2-3 घंटे ही बीते होते हैं घर पे आए हुए कि बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगता है और सब जाके जग के देखते हैं कि बच्चे को क्या हुआ। फिर से बच्चे को सेम प्रॉब्लम हो रही होती है, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही होती है, वीजिंग हो रही होती है, उसको सांस ही नहीं आ रही होती है। और फटाफट से उसको लेकर के अरशद और अरशद की मदर, अरशद के फादर लेके हॉस्पिटल भागते हैं। रास्ते में ही बच्चा मूवमेंट करना बंद कर देता है, रोना बंद कर देता है और अब जैसे भी मुसीबत मुश्किल से जो वो सांस ले पा रहा था, वो सांस भी उसको नहीं आ रही होती है।
तो अरशद को समहाउ बहुत घबराहट होती है कि बच्चे को क्या हो गया है, वो क्यों नहीं मूव कर रहा है और कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। उसे एक डर सताने लगता है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव सोचता है, वो एक होप रखता है। फिर भी उसको लगता है कि लेट्स बी वेरी पॉजिटिव कि बच्चा बेहोश हो गया है और उसे सम काइंड ऑफ शॉक लगा होगा और उसको डॉक्टर को दिखाएंगे और डॉक्टर बिल्कुल उसे ठीक कर देगा। वो उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं और जहाँ पे डॉक्टर उन्हें डिक्लेयर करता है कि बच्चा इस दुनिया में नहीं है और बच्चे को लाते लाते ही बच्चे की डेथ हो गई थी। अरशद बहुत डिसहार्टन हो जाता है, फूट फूट के रोने लगता है। वहीं पर अरशद को समझ नहीं आ रहा होता है वो अपनी लाइफ आगे कैसे बढ़ाएगा। एक उसके जीने का एक सहारा था और फराह की एक आखिरी निशानी थी जिसके सहारे वो जीना चाहता था। वो निशानी भी अब अरशद से छिन गई थी। जैसे तैसे वो अपने बच्चे को सीने से लगाए घर आता है। अगले दिन बच्चे का क्रिमेशन किया जाता है। सारी फैमिली शोक में डूबी हुई होती है। सिर्फ एक प्रिया ऐसी थी जिसका मानसिक संतुलन अभी भी स्थिर था, जो घर को संभाले हुए थी और सबका दुख कम करने में काफी मदद कर रही थी। घर के काम संभाल रही थी, सबको खाना खिला रही थी और सबको समझा रही थी कि जिंदगी में आगे जीना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। और जितने भी लोग मिलने आते थे उन सबको प्रिया ही हैंडल करती थी, क्योंकि जो अरशद की मदर थी और फादर थे वो ऑलरेडी एजेड थे। अरशद के पेरेंट्स भी काफी ज्यादा शॉक में चले गए थे अरशद की वाइफ की डेथ के बाद और अरशद के बच्चे की डेथ के बाद। अरशद के पेरेंट्स को काफी ज्यादा टेंशन होने लगी थी कि अरशद को अब हम कैसे संभालेंगे। सबको ये घबराहट थी कि अरशद अपने साथ कोई गलत कदम ना उठा ले या हम उसके दुख को कैसे कम कर पाएंगे। अरशद काफी डिप्रेशन में चला गया था। 10 दिन 20 दिन 30 दिन बीत जाते हैं। अरशद अपनी दुकान पे नहीं जाता है, कुछ काम करने का उसका दिल नहीं कर रहा होता है और अरशद बस घर में ही रहना चाहता होता है। अपनी बीवी और अपने बच्चे की याद में बस रो रहा होता है पूरे टाइम। अब अरशद की मदर को धीरे धीरे सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगती है, तो यूजुअली उनको काफी खांसी आती है, उनकी सांस फूलने लगती है। धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ती होती है, उतरती है, उठते बैठते उनकी सांस फूल जाती है। तो नॉर्मल ऐसा लगता था अरशद को कि ठीक है ये एज फैक्टर होगा, इसकी वजह से उनकी सांस फूल रही है या उनको सांस लेने में हल्की फुल्की दिक्कत हो रही है, तो वो नॉर्मली लेते हैं पहले इस चीज को। फिर अरशद की मदर काफी ज्यादा कंप्लेन करती है कि उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है, तो फटाफट अरशद उनको लेकर के डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उनका चेकअप करता है। वैसे उनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, बट उनके भी लंग्स में बहुत सीवियर इन्फेक्शन पाया जाता है। और क्योंकि अरशद की मदर को ये वीजिंग और सांस लेने में दिक्कत काफी टाइम से हो रही थी, तो उनका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। उनको इमीडिएटली आईसीयू में भर्ती किया जाता है और अनदर 3 डेज में अरशद की मदर की भी डेथ हो जाती है। मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करने के तीसरे दिन ही अरशद की मदर चल बसती हैं। और अगेन अरशद अभी अपने बच्चे के दुख से और अपनी वाइफ के दुख से उबर ही रहा होता है और उसकी मदर के साथ ये हो जाता है। अब अरशद बिल्कुल बेसुध हो जाता है और अरशद को समझ नहीं आता है वो कैसे अपने फादर को संभाले, घर को संभाले, दुकान को संभाले। उनका बिजनेस में भी अरशद का कोई मन नहीं लग रहा होता है। अरशद अपनी मदर को आफ्टर डेथ अरशद अपनी मदर को घर पे लेकर आता है। उनके क्रिमेशन की तैयारी होती है, सारे रिलेटिव्स फिर से इकट्ठा होते हैं। अगले दिन मॉर्निंग का टाइम रखा जाता है उनके क्रिमेशन के लिए। अरशद के घर पे एक मौलाना जी आते हैं जो काफी ज्ञानी होते हैं। अब मौलाना जी बैठे होते हैं, अरशद की मदर को देखने आए होते हैं, उनकी लास्ट राइट में आए होते हैं और उनको क्रिमेशन में ले जाने से पहले वो काफी देर से घूर रहे होते हैं उनके घर में काम करने वाली लड़की को, यानी कि प्रिया को। मौलाना जी प्रिया को बहुत देर तक घूरते रहते हैं और अरशद भी ये बात नोटिस करता है कि मौलाना जी कंटिन्यूअसली प्रिया को घूर रहे हैं। और मौलाना जी अरशद के कान में जाकर के ये बात बोलते हैं कि तुम अपनी मम्मी का अपनी माँ का पहले अब तुम क्रिमेशन कर दो, अपनी अम्मी का क्रिमेशन कर दो और उसके बाद कल सुबह 11 बजे से पहले तुम मेरे पास आना। और मौलाना जी अपना एड्रेस और फोन नंबर दे करके चले जाते हैं। अरशद अपनी अम्मी का क्रिमेशन करता है। अरशद और अरशद के फादर जाते हैं, सारे रिलेटिव्स जाते हैं, क्रिमेशन हो जाता है, सब वापस घर पे आते हैं।
शाम हो जाती है। ऐसे करते करते सारे गेस्ट भी अपने घर चले जाते हैं। प्रिया एज यूजुअल अपना काम निपटा करके, घर संभाल करके अरशद और अरशद के फादर को जबरदस्ती जैसे तैसे खाना खिला करके अपने घर चली जाती है। अब अरशद के दिमाग में पूरे टाइम मौलाना जी की वो बातें घूमती रहती हैं कि तुम मेरे घर आना 11 बजे से पहले और मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। मतलब थोड़ा, मतलब अरशद को बहुत क्यूरियोसिटी होती है और उसको रात भर नींद नहीं आती है कि मौलाना जी उससे क्या कहना चाहते होंगे। और उसको ये भी लगता है कि मौलाना जी घूर घूर के प्रिया को क्यों देख रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डे होता है, मॉर्निंग, रात भर जैसे तैसे वो काटता है दिन रात, और फिर अगले दिन वो अपने फादर को लेकर के मौलाना जी के पास चला जाता है। अब मौलाना जी उसे बताते हैं कि तुम्हारे घर में जो ये फ्रीक्वेंट डेथ्स हो रही हैं, जो तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे मदर की डेथ हुई है, इन सब के पीछे तुम्हारे घर में काम करने वाली वो लड़की है जो तुम सब पे काला जादू कर रही है। प्रिया के काला जादू वाली बात से अरशद को बहुत ज्यादा झटका लगा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रिया तो उसके साथ थी और पूरे टाइम उसको मदद कर रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी हर चीज में। अब मौलाना जी अगली बात बताते हैं, इससे अरशद बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मौलाना जी बताते हैं कि प्रिया का अगला शिकार तुम्हारे पापा हैं। अब तुम्हारे घर में अगर किसी की डेथ होगी तो वो तुम्हारे फादर की होगी, और अगर तुमने प्रिया के इस काम को नहीं रोका तो तुम्हारे फादर भी चले जाएंगे और यू विल बी लेफ्ट अलोन, तुम अकेले रह जाओगे। अब अरशद का सबसे पहला कंसर्न ये जगता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने फादर को बचाना है। अब चाहे उसने अपनी मदर को खो दिया हो, अपने बच्चे, अपनी वाइफ को खो दिया हो, लेकिन अपने फादर को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब मौलाना जी उसे बोलते हैं कि तुम घर जाओ, और वो एक सेक्रेड वाटर देते हैं अरशद को और बोलते हैं कि अपने फादर को ये पिलाते रहना, साथ साथ अपने फादर को ये पिलाते रहना, और जब तक मैं ना आऊं तब तक अपने फादर को ये पानी पिलाते रहना, जिससे जादू का इम्पैक्ट उन पे नहीं होगा, फादर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब फादर भी ये बातें सारी सुन के बड़े शॉक हो जाते हैं, मतलब उन्हें भी काफी घबराहट होती है। और मौलाना जी बताते हैं कि जो भी कुछ तुम्हारे घर में है वो तुम्हारे घर के गमलों में है। मतलब कहीं पर भी कोई पौधा लगा है, कोई पेड़ लगा है, उसी के अंदर कुछ किया गया है जिसकी वजह से तुम्हारे घर में ये फ्रीक्वेंट डेथ्स हो रही हैं। और प्रिया नहीं चाहती कि तुम सब लोग जिंदा बचो, क्योंकि वो तुम्हारे घर को अपना घर समझती है और तुम्हारे घर को फलता फूलता देख के उसे बहुत जलन होती है, और वो चाहती है कि ये पूरा घर, ये पैसा, जायदाद, ये दुकान सब प्रिया की हो जाए। इसीलिए वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। और इस बात से मतलब ऐसा विश्वास करने का मन नहीं करता कि कोई आपके घर में फैमिली की तरह रह रहा है, आपको केयर कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, और वो आपसे जेलसी कर रहा है, इतने टाइम से रह रहा है, और वो आपकी खुशहाली देख के खुश नहीं है। क्योंकि अरशद के परिवार को भी कभी ऐसा नहीं लगा था कि प्रिया उनकी खुशहाली देख के नाराज है या वो कहीं पर भी उनसे जलती है, क्योंकि प्रिया उनकी खुशियों में खुश होती थी, उनके हंसने पे हंसती थी, और सब त्योहार मनाती थी, अच्छे से खाना बनाती थी, सबको बहुत प्यार से खिलाती थी। तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि प्रिया के मन में कोई भी जलन, कोई भी द्वेष की भावना होगी। अब सबसे बड़ा कंसर्न अरशद का ये था कि उसे अपने फादर की जान बचानी है। मौलाना जी के कहने पर अरशद अपने फादर को लेके घर पे आ जाते हैं और साथ में वो सेक्रेड वाटर लेकर के आते हैं, जिसको मौलाना जी ने कहा था कि टाइम टाइम पे इनको सिप करवाते रहना, पिलाते रहना, जिससे उसके फादर पे काले जादू का कोई असर नहीं होगा। अरशद घर पे एंटर होता है और वो देखता है कि प्रिया बहुत गुस्से से उसे देख रही है, जैसे कि उसे पहले से पता है कि अरशद किसी ऐसी जगह पे गया था जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। प्रिया को कुछ तो अरशद पे शक हो गया होता है। प्रिया बहुत गुस्से से अरशद को देखते हुए बोलती है कि मेरा सारा काम निपट गया है और अब मैं जा रही हूँ घर पे, आज मैं जल्दी जा रही हूँ। उस दिन प्रिया घर जल्दी चली जाती है और अरशद उसे जाने देता है। अब अरशद बहुत बेसब्री से मौलाना जी के घर आने का वेट करने लगता है और वो सेक्रेड वाटर अपने फादर को बीच बीच में पिलाता रहता है।
मौलाना जी ने अरशद को बताया था कि वो सारी तैयारियां रिचुअल की करके लाएंगे, जिससे घर में जितना भी काला जादू जहां जहां पे हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करके, और उसको जो भी चीजें घर में बंधी हुई हैं, जो प्रिया ने जितना भी तरह का वहां पे टोटका किया हुआ है, वो सबको रिमूव करके घर का शुद्धिकरण किया जाएगा। अब मौलाना जी काफी टाइम लगा रहे थे, तो इससे अरशद की परेशानियां और बढ़ती जा रही थी। बहुत बेचैन हो गया था कि कहीं उसके फादर को कुछ ना हो जाए। और अरशद ऐसा नोटिस भी करता है कि उसके फादर को भी बहुत रेस्टलेसनेस हो रही थी, पेट में दर्द उठने लग गया था, और अरशद को बहुत टेंशन हो रही थी कि कभी ऐसा ना हो कि उसके फादर को भी कोई नई डिजीज निकल आए या कोई नई परेशानी शुरू हो जाए और उसे फिर से डॉक्टर के पास भागना पड़े अपने फादर को लेकर के। इतने में मौलाना जी आ जाते हैं घर पे, और मौलाना जी अपने साथ एक कुछ सामान लाए हुए होते हैं। सबसे पहले तो वो एक पानी छिड़कना शुरू करते हैं घर के अंदर, पूरे घर के चारों तरफ वो पानी छिड़कने लगते हैं और आग बंद करके कोई आयतें पढ़ने लगते हैं। और बहुत हैरान परेशान अरशद उनके आसपास घूमता रहता है। अब मौलाना जी थोड़ी देर में अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं कि घर के अंदर जितने भी गमले रखे हैं, जैसे कोई मनी प्लांट रखा है या कोई ऑक्सीजन प्लांट है, जितने भी लाइव प्लांट्स हैं, उन सबको ले आओ, और एक कमरे में ला करके इकट्ठा कर देता है। अब मौलाना जी अरशद को बोलते हैं कि तुम एक एक करके सारे गमले तोड़ डालो। अब अरशद सारे गमलों को तोड़ने लगता है, कम से कम 7-8 गमले होते हैं, और वो एक एक करके सारे गमलों को तोड़ देता है। टू अरशद सरप्राइज, अंदर से छोटे छोटे पैकेट्स, पुड़िया सी बनी हुई निकलने लगती हैं, जिसमें एक पुड़िया में, मतलब वो पुड़ियाएं ऐसी होती हैं, वो किसी किसी के कपड़े से बनी हुई होती हैं। एक पुड़िया फरहा के कपड़ों से बनी हुई होती है, एक उसकी मदर के कपड़ों से बनी हुई होती है, उसके फादर के कुर्ते की बनी हुई भी एक पुड़िया मिलती है, और उसके नन्हे से बच्चे के कपड़े से बनी हुई एक पुड़िया उन्हें मिलती है। और उस पुड़िया को खोल के देखते हैं तो उसके अंदर उसके बाल, नाखून, उसकी मदर के भी, अरशद की मदर के भी बाल और नाखून मिलते हैं, और फरहा के भी बाल और नाखून उस पुड़िया के अंदर मिलते हैं, जिसके उनके खुद के कपड़े से ही वो पुड़िया बंधी हुई थी धागों से। अब ये सारी पुड़ियाओं को वो इकट्ठा करते हैं मौलाना जी, और वो बोलते हैं कि तुम अब इसको हाथ नहीं लगाएंगे, हम अब इसको डायरेक्टली हम हाथों से टच नहीं करेंगे। और वो मौलाना जी ग्लव्स पहनते हैं और उसको एक परात सी होती है, उसके अंदर वो रख के, एक बर्तन सा, उसके अंदर वो सारी पुड़ियाएं रख करके घर के बाहर ले जाते हैं, और घर के बाहर उसमें वो आग लगा देते हैं। और मौलाना जी अरशद को ये श्योर करवाते हैं कि प्रिया ने, जिस किसी ने भी ये किया है, यानी कि प्रिया ने ये किया था, ये जादू टोना टोटका जो किया है, ये सारा वापस उस पर ही जाके लगेगा। तो अब मौलाना जी अरशद को श्योर करते हैं कि तुम्हारे फादर सेफ हैं, मैंने सारे ये तंत्र मंत्र जो तुम्हारे घर पे हुए थे वो सब निकलवा दिए हैं। अब तुम्हारा घर का मैंने शुद्धिकरण, मैंने सेक्रेट वाटर जो उनका था वो भी पूरे घर में छिड़क दिया। अब तुम्हारा घर बिल्कुल रहने लायक है, अब तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी, अब तुम्हारे फादर की हेल्थ भी ठीक रहेगी और तुम्हारे फादर को भी कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहेंगे। तो अरशद को फिर भी भरोसा सा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसके साथ इतना कुछ हो चुका होता है, वो इतने कम टाइम में अपनी वाइफ, अपने बच्चे और अपनी मदर को खो चुका होता है, और अब वो अपने फादर को नहीं खोना चाहता होता है। लेकिन फिर भी मौलाना जी उसे एश्योर करवाते हैं कि अब तुम बिल्कुल सेफ हो, और जिसने भी तुम्हारे साथ किया है ये सब कुछ जाके उसको लगेगा और उसको उसके किए का फल जरूर मिलेगा। तो अरशद को इस बात से थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो अब ये पूरा सिलसिला खत्म हुआ। और साथ ही साथ अरशद बहुत बिट्रेड फील कर रहा होता है, क्योंकि आप किसी पे इतना भरोसा करो, स्पेशली जो इंसान आपके घर पे काम करने आया है, जिसको आप पैसे दे रहे हो, और वो आपके साथ इस तरह की विचार रखे, आपसे जलन करे, आपकी खुशहाली से नाराज हो, और वो ये सोचे कि वो इस घर में काम करने आया है और ये घर उसी का हो जाए, तो कैसा लगेगा ना। दिस इज सो क्रीपी। मतलब आप कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप किसी को काम पे रखो, वो इस तरह की मेंटालिटी के साथ आपके घर पे आए। मतलब इस तरह की स्टोरी सुन के तो शायद आप सोच में पड़ जाओ कि हम किसी को काम पे रखे भी या नहीं रखे, बट ऐसी दुनिया तो नहीं चलती ना। अब अरशद को पूरी रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि मौलाना जी ने ये बोला होता है कि जिसने भी तुम पर ये किया है उस पर ये जरूर आएगा। तो अब
अरशद को बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि क्या प्रिया के साथ कुछ हुआ। वो देखना चाहता होता है कि कल प्रिया आएगी तो उसके क्या रिएक्शन होंगे, क्या प्रिया कल आएगी भी या नहीं आएगी। तो प्रिया कल अगले दिन मॉर्निंग में उठ करके प्रिया काम पे आती ही नहीं है, वरना उसने इतना कुछ हो गया, उसकी वाइफ की डेथ हुई, बच्चे की डेथ हुई और उसकी मदर की डेथ हुई, प्रिया ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। वो बहुत सपोर्टिव हेल्प थी और सब चीजों में आगे थी, मददगार थी उनके परिवार की, लेकिन अगले दिन वो आती ही नहीं है। फिर भी अरशद वेट करता है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देता है कि चलो क्या पता वो और 1-2 दिन बाद आ जाए या कल आ जाए। वो एक दिन का वेट और करता है, अगले दिन भी वो नहीं आती है। उसके बाद अरशद को बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि प्रिया कहाँ है या वो क्या कर रही है। क्या प्रिया ये सच जानती है कि उसने उसके परिवार के साथ ये जो कुछ भी उसके परिवार के साथ हुआ है ये प्रिया ने किया है। और क्या प्रिया को इस बात का पता लग गया है कि मौलाना जी घर पे आए थे और उसके सभी टोटके खत्म कर दिए गए हैं। अब अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए अरशद प्रिया की बस्ती में जाता है और जाकर के पूछता है, उसके घर के पास वो जाता है और किसी से पूछता है ये जो प्रिया दीदी रहती थी यहाँ पर, ये कहाँ है आजकल, ये दिख नहीं रही है। तो जो उसका पड़ोसी बताता है, ये सुन के अरशद की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उनका पड़ोसी बताता है कि कल यहाँ पर सिलेंडर फट गया था और प्रिया का पति और प्रिया का एक बच्चा तीनों उस आग में झुलस के मर गए। और ये उसी दिन की बात थी जिस दिन मौलाना जी घर पे आए थे और उन्होंने वो जितने भी तंत्र मंत्र जितने भी टोटके जो प्रिया ने करके उनके घर में गाड़े हुए थे वो निकाल करके जलाए थे। ये उसी दिन की बात है जिस दिन प्रिया के घर में सिलेंडर फटने से प्रिया के पूरे परिवार की डेथ हो जाती है। अरशद को इस बात का भी बहुत दुख होता है क्योंकि इन सब में प्रिया के पति की और प्रिया के बच्चे की कोई गलती नहीं थी। ये बिल्कुल सच बात है कि प्रिया ने ये सब कुछ किया था और प्रिया चाहती थी कि वो इस घर के सभी लोगों की डेथ हो जाए और ये घर उनको मिल जाए और दुकान उनको मिल जाए, लेकिन शायद उनको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि प्रिया उस घर में क्या कर रही थी। और उसके बच्चे को तो इस चीज से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था कि प्रिया कितनी लालची थी या प्रिया कितनी विची थी। आज भी अरशद अपने परिवार को खोने के दुख से उबर नहीं पाया है। प्रिया जा चुकी है, प्रिया ने जो कुछ भी उसके परिवार के साथ किया इससे उसका परिवार तो खत्म हो ही गया, प्रिया का खुद का परिवार भी खत्म हो गया। और ये जादू टोना, ये तंत्र मंत्र, इस तरह की चीजें जितना दूसरों को हार्म करती हैं उतना खुद को भी हार्म करती हैं। और इन सब पूरी सिचुएशन में ना प्रिया के बच्चे की कोई गलती थी ना अरशद के बच्चे की कोई गलती थी। तो ये थी आज की हमारी एक सच्ची घटना। और ऐसी स्टोरीज को सुनने के लिए प्लीज मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।